Hello, good evening to all of you. I hope are you doing well. Now, today I am start politicization in politicization for क्लास 12th, जिसमें हम जो है क्लास 12th के पॉलिटी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और जिसका नाम है कोल्ड वार, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में हम समझने की कोशिश करेंगे ये शब्द क्या है और इसका क्या मतलब है और इसका क्या परिणाम होता है। देखिए, शीत युद्ध का संबंध जो है द्वितीय विश्व युद्ध से है, सेकंड वर्ल्ड वार का पीरियड। सेकंड वर्ल्ड वार का जो समय होता है वो 1939 से लेकर 1945 तक का रहता है। 1945 के लास्ट का जो समय है वो युद्ध की समाप्ति का है। युद्ध की समाप्ति का मतलब ये है कि जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नामक जगह पे जब परमाणु बम गिरा दिया जाता है और जापान जो है युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई और देश तो रह ही नहीं जाता है जो लड़ाई लड़ने के काबिल हो। उस समय दुनिया में दो ध्रुव लड़ रहे थे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र की सेना जीत चुकी थी और धुरी राष्ट्र की सेना हार चुकी थी। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान और अन्य देश थे। ये समूह जो है, जो धुरी राष्ट्र था, ये शुरुआत में तो ताकतवर था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होने के समय ये ताकतवर था। ये सिर्फ जीतते जा रहा था और हर जगह सिर्फ इसी की ही जीत हो रही थी। लेकिन जब मित्र राष्ट्रों ने मिल के इसके खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे ये कमज़ोर होता गया और अंत में जापान पे परमाणु बम गिराए जाने के बाद से ही द्वितीय विश्व समाप्त हो चुका है। अब समस्या ये आती है कि युद्ध तो समाप्त हो गया, फिर बाद में ये कोल्ड वार या शीत युद्ध जैसा शब्द क्यों बार बार में आते रहता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद दुनिया में दो सबसे ताकतवर देश उभर के आते हैं, एक अमेरिका और एक रूस। लेकिन दोनों में जो सरकार की व्यवस्था है वो अलग अलग तरीके की है। अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, उस समय थी, और रूस में साम्यवादी सरकार थी, यानी कम्युनिस्ट सरकार थी। ठीक, जिसमें वो जो साम्यवादी सरकार थी वो श्रमिक वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी, यानी वो मजदूरों की सरकार बोली जाती थी। और जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके में भी सारे वर्गों की प्राथमिकता थी, लेकिन उसमें जनता की सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक, ये तो हो गया साम्यवाद और लोकतंत्र को समझने का नजरिया। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध ये है, इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। जब हम लोग या जब दो लोग एक दूसरे से शारीरिक रूप से न लड़ते हुए शाब्दिक रूप से लड़ते हैं और शाब्दिक रूप से लड़ने के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो इसको शीत युद्ध बोला जाता है। अब समझ लो, ये दो व्यक्ति, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रूस है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय से ही इन दोनों में ये युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने वाले निर्णय को लेकर रूस की बड़ी जबरदस्त आपत्ति थी अमेरिका के खिलाफ कि उस समय अमेरिका परमाणु बम बना चुका है, इसकी उसने कोई जानकारी रूस को नहीं दी। और अमेरिका ने अपने दो सहयोगी देशों, एक इंग्लैंड और एक कनाडा को, इन दो देशों को यह जानकारी दी कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन रूस को यह कोई जानकारी नहीं दी कि उसने परमाणु बम बना लिया है। और युद्ध की स्थिति जब अपने चरम पे थी, ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका के ऊपर जापान के द्वारा एक आक्रामक कार्रवाई की गई, जिस कार्रवाई में अमेरिका के हवाई द्वीप के नज़दीक स्थित पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे पे जब जापानी वायुसेना द्वारा भीषण बमबारी की गई और वो नौसैनिक अड्डा पूरी तरीके से तबाह हो गया, तो जिसके प्रतिरोध के कारण या कहिए प्रतिरोध स्वरूप अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। और तब जाके पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका के पास परमाणु बम है,
लेकिन इससे पहले अमेरिका ने अपने दो सहयोगियों को इसके बारे में बता दिया था, एक इंग्लैंड को और एक कनाडा को। लेकिन रूस इससे काफ़ी रुष्ट हुआ। उसने कहा इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना विध्वंसक हथियार बनाने के बाद उसको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जब हम भूगोल के नक्शे पे देखेंगे तो जो रूस है उसका जो पूरब का हिस्सा है, जो पूरब का हिस्सा है, उस पूरब के हिस्से के थोड़ा सा दक्षिण में आने पे जापान शुरू हो जाता है। जापान शुरू हो जाता है तो उसकी आपत्ति ये थी कि इस परमाणु बम से निकलने वाले विकिरण का प्रभाव रूस के पूर्वी क्षेत्र के हिस्सों पे पड़ता, जिस विकिरण के परिणाम स्वरूप उसके लोग और जीव जंतु मारे जाते, और जिसकी कोई जानकारी अमेरिका ने उसको नहीं दी, जिससे वो खतरे की स्थिति में था। अच्छा, ये तो हो गया शुरुआती कारण शीत युद्ध का। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई। समय धीरे धीरे दोनों में, जब दो लोगों में एक बार मनमुटाव हो जाता है तो बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे मुद्दों पे झगड़ा होने लगता है। ऐसा ही शुरू हुआ। एक अमेरिका के दक्षिण में एक देश है जिसे क्यूबा कहा जाता है। क्यूबा में सैनिक शासन था और सैनिक शासक करने वाले व्यक्ति का नाम था बतिस्ता। लेकिन वहां पे एक सामान्य जनमानस का लोकप्रिय नेता था जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो। 1949 में फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता को उसके पद से हटा दिया और स्वयं क्यूबा का शासक बन गया। और शासक बन जाने के बाद अपने शासन की व्यवस्था साम्यवादी सरकार के सिस्टम के माध्यम से करने लगा। अच्छा, अब ये साम्यवादी सरकार का सिस्टम रूस का मॉडल था, क्योंकि रूस ही दुनिया में साम्यवादी सरकार का नेता था उस समय, और उसने क्यूबा का समर्थन करना शुरू कर दिया। और क्यूबा में वो सारे संसाधन मुहैया कराना या जो भी मदद उसको होती थी वो रूस के माध्यम से होती थी, क्योंकि अमेरिका तो लोकतांत्रिक देश था। और अमेरिका के समर्थक वाला जो वहां पे सैनिक जनरल बतिस्ता था उसको फिदेल कास्त्रो ने हटा दिया। अब उसको हटा देने के बाद क्यूबा का जो नया शासक बना वो पूरी तरीके से रूस के खेमे का था, और उसने रूस को वो सारे अधिकार अपने देश में दे दिए जो उसकी ताकत के लिए जरूरी थे। रूस ने भी मौका देख के न आओ देखा न ताओ वहां पे अपनी पूरी सेना के साथ उतर गया। कहां पे? क्यूबा में। क्यूबा को आप लोग नक्शे में जरूर खोजिएगा। अच्छा, अब जब वो क्यूबा में आ गया तो उसने क्या किया, क्यूबा के उत्तरी क्षेत्र में क्यूबा से 140 किलोमीटर दूर है अमेरिका, और क्यूबा के उत्तर वाले हिस्से में बहुत सारी परमाणु पनडुब्बियों को उसके तट पे उसने लगा दिया। अब ये परमाणु पनडुब्बियां जब अमेरिका के क्षेत्रों की तरफ अपनी मिसाइलों को तान के खड़ी हो गई तो दुनिया में एक समस्या उत्पन्न हो गई, और वो सारी की सारी मिसाइलें परमाणु मिसाइलें थीं, और उनको नाम दिया गया क्यूबा मिसाइल संकट। अच्छा, इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका भी एकदम से आक्रामक हो गया। उसने क्यूबा के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। अच्छा, नाकेबंदी का मतलब यह होता है किसी रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देना जिससे दूसरे तरफ के लोगों के साथ किसी प्रकार का संपर्क न रह जाए। अब रूस के जो हथियार क्यूबा में आ रहे थे उन हथियारों को रोकने के लिए अमेरिका ने उसके चारों तरफ नाकेबंदी कर दी, जिससे संकट और गहरा गया। दोनों तरफ से एकदम युद्ध जैसी स्थिति थी। क्यूबा की तरफ रूस था और उधर अमेरिका था। रूस अपना पुराना बैर साधने के लिए क्यूबा के साथ आके खड़ा हो चुका था। स्थिति भयावह थी। लेकिन यहां पे रूस के एक नेता हुए जिनका नाम था ख्रास्तो। रशियन नाम है, थोड़ा मुश्किल है, समझिएगा बस। ख्रास्तो नाम का जो उस समय रूस के नेता थे,
समय आया, ये 1960 का स्थिति, 1960 का समय आ चुका है। 1949 से होते होते ये समय 1960 का आ चुका है। और फिर उन्होंने क्यूबा से अपने सारे हथियार और सारे परमाणु पनडुब्बियों को हटाने की बात कही, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये एक महायुद्ध का जो संकट हर समय बना हुआ था वो टल गया। अच्छा, स्थिति तो टल गई, यानी झगड़ा दोनों में तत्कालिक तो टल गया, लेकिन मनमुटाव और एक हरदम की लकीर खिंच गई, और वो दुनिया में जहां भी एक दूसरे को पाते उसके खिलाफ खड़े हो जाते। अच्छा, अगर जो नहीं खड़े हो पाते तो उसके खिलाफ किसी और को खड़ा कर देते। अब ये स्थिति बन गई। अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम तो फोड़ दिया न, और किसी को बताया नहीं। जब बम विस्फोट हुआ तभी दुनिया के और लोग माने। तो अमेरिका ने 1945 में अपना परमाणु बम फोड़ा, तो 1949 में रूस ने अपना परमाणु बम फोड़ दिया। अब रूस ने 1949 में अपना परमाणु बम फोड़ दिया तो उसके बाद स्थिति खतरनाक। अब दुनिया पे शासन करने वाला देश, जो दुनिया को गुलाम बनाने वाला देश इंग्लैंड था, वो कहां चुप बैठने वाला। उसने भी 1952 आते आते उसने भी परमाणु बम का विस्फोट कर दिया। दुनिया आप देखो बारूद के ढेर पे बैठती जा रही है। स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब यूरोप के एक और देश जिसका नाम फ्रांस है, उसने 1960 में परमाणु बम का विस्फोट कर दिया। अब देखो, इतने खतरनाक बमों के साथ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में 60 के 4 साल बाद 1964 में एशिया के देश चीन ने परमाणु बम का विस्फोट कर दिया। अब यह स्थिति भयावह से बदतर हो गई। दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। एक साम्यवादी देशों का समूह जिसका नेता रूस था, और एक लोकतांत्रिक देशों का समूह जिसका नेता अमेरिका था। दोनों तरफ के देश एक दूसरे के खिलाफ और दुनिया में हर जगह खड़े रहते थे, और ये दोनों जो नेता वाले देश थे, ये दोनों कहीं ना कहीं सबका समर्थन करने लगते थे। अब इस तरीके से स्थिति और भयावह हो गई। अमेरिका ने अब सोचा कि अब तो हमारे दो सहयोगी देशों के पास परमाणु बम आ चुका है, और इसलिए हम रूस को और अच्छी तरीके से घेरते हैं, क्योंकि उसने अभी कुछ ही दिन पहले हमें दर्द दिया था। कौन सा दर्द? क्यूबा मिसाइल संकट का। ठीक, अब उस दर्द के बाद अमेरिका ने यूरोप और खुद को मिला के एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नाटो का नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम का संगठन बनाया। कब बनाया? 1949 में ही बना दिया था। 1949 में ही बना दिया था, क्यूबा संकट के समय ही बना दिया था, लेकिन उतना सक्रिय नहीं हो पाया था जितना सक्रिय बाद के समय में हुआ। अच्छा, जब इसने नाटो संगठन की स्थापना कर दी तो यूरोप के जो भी उस समय देश थे, 22 देश थे, वो सारे के समय, उस समय 22 देश थे, वो सारे के सारे इसके सदस्य हो गए। इस समय तो 28 देश हैं नाटो के सारे सदस्य एक तरफ, और इनकी एक संयुक्त सेना थी, और नाटो के किसी भी देश पे अगर जो कोई हमला होता तो उसको पूरे नाटो देश पे हमला माना जाता। ऐसी स्थिति को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में 10 लोग हैं, अगर जो किसी के साथ झगड़ा होगा तो घर के सारे लोग लड़ेंगे उसको बचाने के लिए। यही स्थिति उसने वहां की कि नाटो एक फैमिली हो गई, और उसके किसी भी सदस्य को अगर जो कुछ किया जाएगा तो सभी उस मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसा कह के उसने उन देशों को बेवकूफ बनाया था। लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितना खतरनाक निकल रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में उन आज नाटो देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खैर छोड़ते हैं, हम चलते हैं उस समय 1949 के समय। नाटो की स्थापना हो चुकी रहती है। समय आ जाता है धीरे धीरे 1952 का। इंग्लैंड अपना परमाणु बम बना चुका रहता है। 60 का समय आ जाता है जब फ्रांस अपना परमाणु बम बना लेता है। अब ये शक्तियां और संगठित और मजबूत हो जाती हैं। ये पूरी तरीके से नाटो एक सैन्य संगठन था।
किसी भी देश में किसी भी प्रकार का अपने समूह के देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब ये हो गया कि अगर जो समझ लो कि लंदन का प्रधानमंत्री, अरे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कोई हो गया तो फ्रांस का प्रधानमंत्री उसको हटवाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ना उसके चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस था तो सिर्फ यही था कि वो पूरी तरीके से एक सैन्य संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य ही था रूस को रोकना, रूस की किसी भी प्रकार की यूरोप में होने वाली जवाबी कार्रवाई को रोकना। अच्छा, अब एक तरफ तो नाटो को स्थापित कर दिया अमेरिका ने, अब लोकतांत्रिक देशों का समूह, उसने तो अपने लोगों का गुट बना दिया। अच्छा, रूस कहां चुप रहने वाला था, रूस ने भी इसका बदला लेना सोचा। रूस ने भी एक संधि बनाई 1955 में एक संधि बनाई जिसका नाम था वारसा संधि। वारसा संधि के अंतर्गत यूरोप के वो देश जो रूस के समर्थक थे, रूस के समर्थक का मतलब ये हो गया जो साम्यवादी देश थे, साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ऐसे देश जहां मजदूर वर्ग को ही सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, तो ऐसे विचारधारा वाले जो देश थे उन देशों को मिला के रूस ने 1955 में वारसा संधि बनाई। अच्छा, अब क्या होता है, यूरोप में ही दो ताकतवर और मजबूत संगठन बन गए। वारसा का भी पूरी तरीके से उद्देश्य यही था, एक सैन्य संगठन के रूप में अगर जो किसी भी देश पे हमला किया जाता था यूरोपीय समूह नाटो के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा, अगर जो वारसा संधि के देशों पे हमला किया जाता था तो उसे पूरे जो है वारसा संधि के अंतर्गत आने वाले देशों पे हमला माना जाता था। इस तरीके से यूरोप दो खतरनाक सैन्य संगठनों में बंट गया। अब यह स्थिति लगातार भयावह होती जाती है, लगातार भयावह होती जाती है दुनिया के हर एक मोर्चे पे। इसी बीच में जब एशिया की बात आती है, जब एशिया में हम आते हैं तो हमारे एशिया में ही एक पश्चिम एशिया है। पश्चिम एशिया का मतलब जो एशिया के पश्चिम भाग में स्थित देश हैं, और एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित देश जो हैं उनको पश्चिम एशिया बोला जाता है। उसी में एक देश की स्थापना इसी बीच में हो रही थी। वो देश इजराइल के नाम से जाना जाता है। इजराइल को मैं नक्शे में बताऊंगा आप लोगों को क्लास में, और कुछ दिन बाद मैं अपने इस वीडियो सेशन में भी मैप के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उसे लेके और आपको उसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इजराइल नक्शे में बहुत छोटा सा है। उस देश की स्थापना 1948 में हुई। इंग्लैंड ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे, सताए, या ये कहो जो बच गए यहूदी थे, उन यहूदियों की मदद से, उन यहूदियों के लिए इंग्लैंड की मदद से एक देश बना। कहाँ बना? वो बना अरब प्रायद्वीप में, पश्चिम एशिया में ही अरब समूह के देश हैं, उसे अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। हमने बताया था प्रायद्वीप किसे बोला जाता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा। उसी प्रायद्वीप में एक छोटा सा देश इजराइल बना। इजराइल पूरी तरीके से यहूदियों का देश था। अच्छा, यहूदी क्या है? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है, उसी तरीके से यहूदी धर्म है। तो यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों का देश बना इजराइल। और किसके सहयोग से बना? इंग्लैंड के सहयोग से बना, क्योंकि पूरी दुनिया के चाचा तो वही थे, गुलाम सबको बना के बैठे हुए थे, तो उनकी हुकूमत सब जगह चलती थी। तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इनको एक देश दे दिया, एक जमीन का हिस्सा दे दिया, और कहा जाओ वहां जमीन, वहां अपना देश बनाओ। अच्छा, हुआ क्या? वो किसी भी तरीके से रहने लायक जगह थी ही नहीं, पूरी तरीके से बंजर और मरुस्थलीय हिस्सा था। तो लेकिन चूंकि दुनिया में उनके लिए जगह देने वाला एकमात्र देश इंग्लैंड था, इसलिए यहूदी जो है पश्चिमी खेमे में चले गए। पश्चिमी खेमे का मतलब ये हो गया अमेरिका के समर्थन में चले गए, अमेरिका के समर्थन में यानी नाटो के समर्थन में चले गए। अच्छा, और जो अरब के देश थे वो पूरे के पूरे मुस्लिम देश थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश थे। जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, फिलिस्तीन हो गया,
ये सारे देश इकट्ठे मिलके इजराइल के खिलाफ आ जाते हैं और सब इजराइल पे हमला भी करते हैं कि उसको नेस्तनाबूद कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन इजराइल लड़ते लड़ते जो बच गए थे उन्हीं लोगों से बना देश था, यानी जो लड़ते लड़ते बच गए यानी वो ताकतवर थे, वो अपनी मजबूत सेना बनाए और उन सभी से लड़े अपने अस्तित्व के लिए और उन सबको हराए। और जो अरब देश थे उनका साथ रूस दे रहा था। तो इस तरीके से दुनिया में एक मोर्चा खत्म हुआ, शुरू हुआ क्यूबा से, फिर वो यूरोप में नाटो और वारसा से शुरू हुआ, फिर वो एशिया में आ गया इजराइल के नाम पे। इजराइल का समर्थन जो है पश्चिमी देश करते थे और इजराइल से सटे हुए ही एक छोटा सा देश था फिलिस्तीन, वो मुस्लिमों का देश था। सारे मुस्लिम देश अरब के वो फिलिस्तीन का समर्थन करते थे और उन देशों का समर्थन रूस करने लगा। ये लड़ाई वहां भी दिखने लगी। आज भी ये युद्ध जारी है फिलिस्तीन और इजराइल का। अभी जल्दी ही इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहां की लिकुड पार्टी के हैं। ठीक, अब ये शीत युद्ध का, जैसे वो सीधे तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन दुनिया में हर तरफ अपना गुट और अपने लोगों को आगे कर रहे हैं और एक दूसरे के पक्ष के खिलाफ वो लड़ाई छेड़े हुए हैं। इसकी स्थिति को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब समय आ गया, जब 1952 में इंग्लैंड ने अपना परमाणु बम बना लिया, 1960 में फ्रांस ने बना लिया, 48 में लंदन के सहयोग से एक देश बन गया, चीजें तेजी से बदल रही थी। तो वारसा संधि के अंतर्गत आने वाले जो देश थे उसमें चीन भी पूरी तरीके से साम्यवादी सरकार वाला देश था, कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश था, तो वो रूस के खेमे में था। रूस ने चीन भी 1949 में ही आजाद हुआ था, तो चीन को पूरी तरीके से सैन्य मदद देना शुरू कर दिया। कौन? रूस। और सैन्य मदद देते देते उसको बहुत ताकतवर बना दिया और खुद के सहयोग से ही उसका परमाणु बम बना दिया, जिसका विस्फोट उसने 1964 में कर दिया चीन ने। अब होता है दोनों एक ही विचारधारा के देश, साम्यवादी विचारधारा के देश। अब साम्यवादी विचारधारा के ही ये दोनों देश जो थे, ये हर जगह एक दूसरे का समर्थन करने लगे। दुनिया के हर मंच पे जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद अक्टूबर महीने में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो दुनिया में उस समय जो ताकतवर देश थे उनको अस्थायी सदस्यता दी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या सिर्फ 5 है। एक है अमेरिका, एक है इंग्लैंड, एक है फ्रांस, एक है रूस और एक है चीन। इनको जो है, चीन को बाद में उसकी सदस्यता दी गई। बाकी इन